तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। थोड़ी सी देरी हो गई आज, उसकी वजह ये थी कि तिहाड़ जेल में जो अपने सोर्सेज हैं, जो ऑफिशियल हैं, उनसे बातचीत करके जो लेटेस्ट अपडेट है आप तक पहुंचानी थी, उसके बारे में जानकारी ले रहा था। नंबर 1, नंबर 2, एक और नई हलचल सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक मतलब सिक्स सेंस कह रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और एक दिन पहले और हो सकता है रात को सुप्रीम कोर्ट को खोलना पड़े, सुप्रीम कोर्ट की बत्तियां जलानी पड़े, और वही हो रहा है। अभी अभी पता चला है कि एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रार को जाकर एक अर्जी, एक याचिका दी है। और उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट ना करे और मना कर दे तो फिर कोई मतलब नहीं है सुनवाई की। लेकिन जो खबर आई है वो ये है कि उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब कानूनी ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो 5 मिनट के लिए करें, चाहे 2 मिनट के लिए करें, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा और उसके ऊपर सुनवाई करनी पड़ेगी और फिर अपना फैसला देना पड़ेगा। तो जो मैं लगातार कह रहा था कि शायद फांसी से पहले आखिरी रात में भी कुछ ना कुछ करेंगे एपी सिंह, वही हुआ है। एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चूँकि आज 3 चीज़ें थी। लोअर कोर्ट ने एक मामला था जिसमें लोअर कोर्ट के पास गए थे कि आप डेथ वारंट को खारिज कर दीजिए, कल की तारीख को आप अभी कैंसिल कर दीजिए। लोअर कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट में मामला था इसी चीज़ को लेकर, डेथ वारंट पे स्टे को लेकर, उसको भी हाई कोर्ट ने मना कर दिया। जो अक्षय की पिटीशन थी, मर्सी पिटीशन दोबारा दाखिल करने के लिए जो अर्जी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। तो शाम तक सारे कानूनी रास्ते, सारे कानूनी दरवाजे बंद हो गए थे। इसके बाद रात को एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि वो शाम को ही पहुंचे थे, कुछ कागजात अधूरे थे, तो कोर्ट ने कहा कि ये कागजात पूरे कीजिए। उसके बाद वो कागजात तैयार करने में लगे और अब से करीब घंटा 1.5 घंटा पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने रजिस्ट्रार को जाकर अर्जी दी और कहा कि चूँकि फांसी में कुछ घंटे का वक्त बाकी है तो हमारी ये आखिरी जो कोशिश है उसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया अर्जी को। और अब इस वक्त 9 बज रहा है। मेरे पास जो खबर है वो यही कि 9 से 10 या मैक्सिमम 10:30 तक शायद जो भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच होगी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। रात को अभी लाइट जलेगी, वहाँ पे अदालत बैठेगी और इसके ऊपर फिर जो अभी एपी सिंह ने अर्जी दी है उस पर सुनवाई होगी। अर्जी क्या दी है? वो ये दी है कि जब लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को जो रिजेक्ट किया वो गलत था, इसलिए कि उससे पहले हाई कोर्ट में मामला ऑलरेडी था। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मामला था दोबारा मर्सी पिटीशन और बाकी चीज़ों का, उसका फैसला आए बिना लोअर कोर्ट कैसे मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करने से मना कर सकती है? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट बड़ी है? ये दलील है। और बाकी उन्होंने ये भी दी है कि कुछ और ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, तो इसलिए फ़िलहाल 20 मार्च की फांसी की तारीख को टाली जाए। एक्सेप्ट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। याकूब मेमन के बाद एक और सुरेंद्र कोहली जो निठारी केस हुआ था उसमें भी ऐसे ही रात को मामला आया था। और मैं बार बार मुझे लग रहा था, मैंने आपसे इसी कहानी के एपिसोड में कहा भी था कि ऐसा मुझे लगता होगा इस बार भी, और वही हुआ। तो कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, फैसला आएगा। मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत लेट नाइट तक नहीं टाला जाएगा। शायद, अगर मुझे लगता है सब कुछ ठीक रहा तो 10 से 11 तक तस्वीर साफ़ हो जाएगी। अब फैसला क्या आ सकता है? मेरा अपना मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। यानी कल सुबह की फांसी की जो तैयारी है और जो तारीख़ है, जो वक्त है मुकर्रर है, वो अपने वक्त पे होगा। बाकी 1% कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसी दलील रख दें जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ठीक है फ़िलहाल इसको रोक दिया जाए। लेकिन इसकी गुंजाइश मुझे कम नज़र आती है, पर होने को कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये फ़ैसला आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब आते हैं आज, चूँकि क़यामत की रात है इन चारों के लिए एक तरह से, मुकेश, पवन, अक्षय और विनय। तो मैं शाम से लगातार बात कर रहा था तिहाड़ जेल में। दूसरी एक और भी खबर आपको दे दूं कि मुझे कायदे से आज इस वक्त कहानी पे लाइव पे नहीं बैठना था, क्योंकि तिहाड़ जेल पहुंचना था और 11 बजे से मुझे आज तक और इंडिया टुडे पे लाइव करना था। लेकिन इस कोरोना का पहला झटका मुझे इसलिए लगा कि कहा गया ऑफिस से कि आप तिहाड़ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे कोरोना को लेके बचाव के इंतज़ाम किए गए हैं। 2 अलग अलग बिल्डिंग में स्टाफ को भेजा गया है ताकि एक बिल्डिंग में अगर खुदा ना करे कभी ऐसा कुछ कोई एक केस मिले तो इस बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दें और दूसरी बिल्डिंग से चैनल चले। दूसरी बिल्डिंग में ऐसा हो तो फिर इस बिल्डिंग से सब कुछ हो। तो उसी को देखते हुए एक रिपोर्टर जो है फील्ड में, उनसे कहा गया वो सीधे घर जाएं, घर से स्पॉट पे जाएं। कैमरामैन को भी अलग रखा गया और उनसे कहा गया वो वहाँ जाए। तो अब इस बिल्डिंग में, चूँकि मैं हूँ मेन बिल्डिंग में, तो कहा गया कि अगर आप वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं, बाकी चैनल के तमाम रिपोर्टर होंगे, आम लोग होंगे, भीड़ भी होगी,
तो उनके साथ आप संपर्क में आएंगे तो रिस्क हो सकता है, क्योंकि कल फिर इसी बिल्डिंग में आनी है तो इस बिल्डिंग में उसका असर पड़ सकता है। तो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक इसलिए है कि 7 सवा साल तक जिस केस को फॉलो किया, जब उस केस का अंजाम का वक्त आया तो मैं उस तिहाड़ के बाहर खड़ा नहीं हो पाऊँगा, और चौथी फांसी जो मुझे कवर करनी थी इस कोरोना की वजह से नहीं कर पाऊँगा। मैं ऑफिस में ही रहूँगा और स्टूडियो में रहूँगा, तो रात 11 से लेकर सुबह तक लेकिन मैं लाइव रहूँगा आज तक पे, और स्टूडियो से ही सारी चीज़ें करूँगा जो भी मैनेज करना है। तो ये जानकारी आपको, तो कोशिश ये भी होगी कि एक तो क्राइम तक में भी पूरी रात में आज बनर्जी को भी रोके हुआ हूँ। बनर्जी हैं, तंसीम हैदर हैं, लोकेंद्र तो नहीं होंगे क्योंकि सुबह उनको आना है, अनुज मिश्रा हैं, ये लोग लाइव पे होंगे, आपको पल पल की पूरी रात के डेवलपमेंट की, सुप्रीम कोर्ट से लेके तिहाड़ जेल की क्या हो रही है वो जानकारी देंगे। फिलहाल मैं आपको तिहाड़ जेल की अब जानकारी देता हूँ। आज शाम करीब 7:30 बजे इन लोगों को खाने के लिए पूछा गया था और 4 में से 3 ने खाने से मना कर दिया। एक अकेला जो जिसने खाने के लिए एक जो हाँ किया था वो अक्षय था। पवन, मुकेश और विनय, इन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। दूसरी खबर ये आई कि इन चारों के जो डेथ सेल जहाँ पे रखा गया है उसके आसपास इस वक्त करीब 60 से 70 गार्ड आर्म्स के साथ पहरेदारी कर रहे हैं, और पूरे इस डेथ सेल के आसपास ज़बरदस्त निगरानी की जा रही है। बाकी जो है, जो जितने भी कैदी हैं दूर दूर तक वो वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ इस 4 बैरक 4 सेल में यही 4 लोग हैं, और इनके अलावा वहाँ पे आसपास में सारे गार्ड्स हैं। इसी तिहाड़ जेल नंबर 3 में इस वक्त जो डॉक्टर जो डेथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे वो पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। डीएम जिनकी मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई होगी उनको बुलाया गया, लेकिन उनके बारे में एक पुख्ता खबर नहीं है कि खुद डीएम आ रहे हैं या उन्होंने किसी एसडीएम को अपॉइंट किया है, ये अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। जल्लाद ऑलरेडी वहाँ है, स्वीपर वहाँ पे ख़ास तौर पर तैनात है, और 2 मंडौली जेल के स्टाफ जो हैं उनको भी इस एग्जीक्यूशन के लिए, फांसी के लिए ख़ास तौर पर अगले 2 दिनों के लिए तिहाड़ में बुलाया गया है। आज ही उसके नाम का लेटर भी जारी हुआ और उनको कहा गया कि आप तिहाड़ जेल पहुँच जाए, तो उन दोनों को भी तिहाड़ जेल में रखा गया। और ये तमाम लोग इस वक्त तिहाड़ जेल में जेलर के रूम में ही हैं और पूरी फांसी के इन तमाम प्रोसेस को जो है वो देख रहे हैं, और इनकी यही कोशिश है कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जेल के लिए जो मुश्किल की चीज़ होती है, जो घड़ी होती है, वो यही होती है कि इस वक्त एंड टाइम पे कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जिससे कोर्ट से डांट खानी पड़े और किसी वजह से फिर कोई अड़चन आ जाए। तो ये सारे लोग वहाँ हैं। मैं 2 लोगों के नाम ढूंढ रहा था जो मंडौली जेल से गए हैं, मिला नहीं। तो जेलर के रूम में ये तमाम लोग हैं, और ये चारों जो हैं ये अपने अपनी कोठरी में हैं, डेथ सेल में हैं। जो अंदर से खबर आई वो ये है कि आज शाम से ही, शाम से पहले के जो बाकी थे वो पूरी ये था कि घबराए हुए तो लगातार थे, लेकिन शाम के बाद से ये सेल के अंदर लगातार चारों टहल रहे हैं। कभी बैठ जाते हैं, कभी उठते हैं, टहलने लगते हैं, रोने लगते हैं, और यही कह रहे हैं कि क्या कुछ बार बार कुछ उम्मीद है, कुछ बचने के रास्ते हैं, वकील साहब क्या कह रहे हैं। और इनको ये जो शाम तक सारे कोर्ट के फैसले आए, ये कोशिश की जेल स्टाफ ने कि उनको सही सही वो सारी खबर दें, तो उनको बाकी सारी खबर दी गई कि लोअर कोर्ट ने तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो लेटेस्ट अभी इन्होंने डाला वो ये बताया, उस वक्त तक ये खबर थी कि उनको जानकारी दे दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे वकील गए हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का वक्त मुकर्रर नहीं हुआ है, लेकिन अब ये तय है कि ये सुनवाई होगी। तो ये खबर भी उन्हें दी गई है। एक एक करके जो उन्हें खबर मिल रही है उससे उनकी सारी उम्मीदें टूट रही हैं, उनकी घबराहट और बढ़ रही है, और वो लगातार जो है सेल के अंदर कभी रोते हैं, कभी चीखते हैं, और गार्ड लगातार उन पर नज़र रख रहे हैं कि कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल घड़ी होती है कंट्रोल करना। तो पूरी तरह से अभी तक उनकी बेचैनी में सब कुछ पल गुजर रहे हैं। अब एक आखिरी पूरी ज़िंदगी और मौत के बीच की जो उम्मीद है वो इस सुप्रीम कोर्ट में जो गई है, अब इसके ऊपर नज़र है इन चारों की कि यहाँ क्या होता है, और इसके बारे में भी जानकारी जो जेल स्टाफ है वो उनको देगा। मुलाकात और मिलने जुलने का सिलसिला आज बंद हो गया शाम 4 बजे के बाद। अब इनको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा अगर ये फांसी बरकरार रहती है तो अगले जो कुछ घंटे हैं, करीब 8 साढ़े 8 घंटे, इनको इसी तन्हाई में उस गार्ड के सामने बस मौजूदगी में काटनी है, और सेल में टहल टहल के काट रहे हैं।
मैंने पूछा कि सुबह फिर क्या होता है। कल मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई थी, लेकिन आज फिर मैंने बात की जेल स्टाफ से जो इन सारी चीज़ों के गवाह हैं और जिन्होंने पूरी प्लानिंग की है रात और सुबह की इस फांसी की तैयारी की, तो उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि क्या क्या है। 7:30 इनको खाने के लिए पूछा गया था। इसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से अब इनको कोई खाना नहीं दिया जाएगा, लेकिन ह्यूमन ग्राउंड पे इंसानियत के नाते कई बार ऐसा होता है कि उन्हें भी पता है कि ये मरने जा रहा है, कुछ घंटे बाकी हैं, तो वो पूछ लेते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर वो पॉसिबल है तो वो मुहैया करा देते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं जो हालांकि कानूनन नहीं दी जा सकती, लेकिन ख्याल रखते हुए कि चलो मर रहा है, आखिरी ख्वाहिश टाइप की चीज़ें हैं तो पूरी कर देते हैं। जैसे अगर किसी को सिगरेट बीड़ी की तलब है, पीते हैं, तो वो भी ना चाहते हुए भी मुहैया करा देते हैं। चाय अगर एक्स्ट्रा होती है तो पूछ लेते हैं। और इस दौरान में पूरी रात के बाद, चूँकि 5:30 बजे फांसी का वक्त है, 4 बजे कहने को, जो उन्होंने मुझे बताया कि वो कहने के लिए शब्द है जेल में कि हम उठाने जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को हम उठाने नहीं गए, क्योंकि उठाते हैं उनको हैं जो सोया होता है। और ये चारों आज जो इनकी हालत है वो सो नहीं पा रहे हैं। कल भी ये नहीं सो पाए थे, लेटे ज़रूर थे पर करवटें ही बदल रहे थे या फिर उठ के टहलने लगते थे। और आज तो कुछ ही घंटे हैं, फिर भी 4 बजे जेलर जो हैं अपने साथियों के साथ सेल में जाएंगे। इन चारों की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जेल के सोर्सेस के हिसाब से आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। 4 बजे जाएंगे। 4 बजे जाने के बाद उन्हें बताया जाएगा कि देखो अब वक्त करीब है, और उनको थोड़ा सा उस वक्त कूल करने की कोशिश की जाती है, इधर उधर की बात करके कैसे हो क्या हो, और फिर चाय पूछी जाती है। मैंने कहा कि आप चाय क्यों पिलाते हैं? तो उन्होंने कहा चाय गर्म करने के लिए इनको पिलाते हैं कि थोड़ा ये गर्म हो, थोड़ा ध्यान भटके, थोड़ी की बॉडी। और फिर खाने के लिए भी पूछते हैं कि कुछ खाओगे, लेकिन जनरली कोई खाता नहीं है, तो वो एक कटसी कॉल होता है पूछना। उसके बाद उसका हालचाल पूछने के बाद थोड़ी देर के बाद जो डीएम या एसडीएम है उनको बुलाया जाता है। फिर वो सेल में आते हैं और पूछते हैं आखिरी बार उससे कि तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसी चीज़ है जो, या कोई मैसेज है, कोई पैगाम है जो कहीं भेजना है, या कोई ऐसी अभी तक तुम्हारे दिमाग में नहीं है कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ जिसको किसी के नाम करना है। तो वो पुलिस के सामने अगर करेगा तो उसका कानूनी महत्व नहीं होता, तो इसीलिए डीएम या एसडीएम अगर उसको भेजा जाता है तो उनके सामने वो कानूनी एक तरह से दस्तावेज हो जाता है। तो अगर वो कहता है कि हाँ मुझे ये वसीयत या ये चीज़ें कहनी है, तो बाकायदा वो नोट किया जाता है और फिर उसके साइन या फिर उसका ठप्पा लिया जाता है उसकी उंगलियों का। और अगर उसे नहीं कुछ करना होता है तो भी उससे कागज़ पे लिखाया जाता है कि मेरी ऐसी कोई वो नहीं है, और फिर उसके साइन और वो दोनों सूरत में, अगर वो विल कर रहा है या कोई मैसेज दे रहा है तो भी, नहीं कह रहा, नहीं कुछ कर रहा है तो भी, मजिस्ट्रेट के सामने ये सारी कवायद पूरी होती है। इसके बाद इस कार्रवाई के बाद मजिस्ट्रेट या डीएम वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अब जेलर जो है उनसे पहली बार पूछेगा कि आप नहा लो, बल्कि कहेगा। तो मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों पूछते हैं नहाने के लिए? तो उसके बाद वो जो वजह बताते हैं उसको नहाने के लिए, मैं उस पर थोड़ा हैरान भी हुआ और मैंने पूछा कि क्या आप उसके मुंह पे इस तरह से बोल देते हैं? तो उन्होंने कहा ये जेल मैनुअल है, हमें बोलने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसका जेलर कहता है कि चलो अब आप नहा लो, और वो मना करता है तो उसे ये कहते हैं, समझाते हैं कि इसलिए नहा लो कि तुम्हें अब इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना है, शरीर तो तुम्हारा यहीं रह जाएगा, कम से कम पाक साफ पवित्र होकर तुम दूसरी दुनिया में जाओगे, तो नहाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब ये उसके ऊपर है कि वो नहाने की बात मानता है कि नहीं। लेकिन आप ये सोचें कि आमतौर पे नहाने की बात हम लोग करते हैं, कोई गंदा है, ये है, वो है, लेकिन यहाँ एक जेलर की मजबूरी है, उसको अपने दिल पे पत्थर रखकर ऐसे बोलना पड़ता है, जो एक ज़िंदा शख्स है, कि नहा लो क्योंकि अब तुम अभी कुछ देर के बाद दूसरी दुनिया में चले जाओगे, शरीर यहीं रह जाएगा लेकिन तुम साफ़ सुथरा पाक पवित्र रहोगे। तो ये एक अजीब चीज़ है, लेकिन कहना पड़ता है। इसके बाद अगर वो मान लेता है तो ठीक, नहीं मानता है तो फोर्स नहीं करते। फिर जेलर चाय वाय तब तक आ चुकी होती है, वो पी रहा होता है। उसके बाद अब एग्जीक्यूशन के लिए जो तैनात है वो पहुंचता है सेल में, और वो है जल्लाद। मुझे नहीं मालूम था कि जल्लाद को सेल में बुलाया जाता है। बताया गया कि हाँ जल्लाद को सेल में बुलाया जाता है, और उसकी वजह यह है, सबसे इम्पोर्टेंट काम जल्लाद को तब करना पड़ता है और इसके लिए बुलाया जाता है। वो ये कि अगर वो नहाने को तैयार है तो वो नहाने के लिए चला जाता है, और जैसे ही नहा कर आता है या नहाने जाता है, उसके नहाते वक्त भी उस पर निगरानी होती है। और इस तरीके का वॉशरूम है
कि उसको बाकायदा आप देख सकते हैं पूरी तरह से वो लॉक नहीं होता, हाफ से भी कम सिर्फ छुपा होता, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा नहीं दिखेगा, बाकी आप उसको नहाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो बाथरूम में कुछ उल्टा पुल्टा ना कर ले। और वहाँ पे भी सिर्फ उस तरीके का कोई सामान नहीं होता जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुँचा। तो अगर वो नहाने को तैयार हो जाता है, उसी वक्त जल्लाद को खबर कर दी जाती है, जल्लाद सेल में पहुँच जाता है। जब वो नहा कर आता है तो उसे फिर नया कपड़ा पहनाया जाता है, काले रंग का कुर्ता और काले रंग का पैजामा, और ये उसे दिया जाता है पहनने के लिए। जो जेल की वर्दी है, जो सज़ा याफ्ता कैदी की जो वर्दी होती है सफ़ेद रंग की धारी वाली, वो उस नहाने के दौरान उससे हटा दिया जाता है। और नहाने के बाद अगर वो ना भी नहाए और मना कर दे तो भी ये काले कपड़े तो उसे पहनने हैं, चाहे वो मर्ज़ी से पहने या फिर उसको पकड़ कर पहना जाए। तो दोनों सूरत में ये ज़रूरी है। नहाने के लिए आप लिबर्टी ले सकते हैं कि उसकी आप इच्छा के हिसाब से मना कर दें, उसने मना किया तो आप फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन काला कपड़ा उसको पहनना ज़रूरी है। तो इसके बाद जल्लाद जो है वो पहनाता है उनको काला कुर्ता और पैजामा। अब इसके बाद ये तैयारी पूरी हो चुकी बार बार, लेकिन ये सारा चीज़ें, सारा काम घड़ी देख कर होता है। जब ये कपड़े वपड़े सब पहन लिए गए, कपड़े पहनाते ही अब इसके दोनों हाथ कपड़े पहनने से पहले आगे की तरफ बंधे होते हैं और सिर्फ नहाते वक्त खोले जाते हैं वो, और वहाँ पे गार्ड खड़ा होता है। लेकिन कपड़ा पहनने के बाद काला, फिर इसके दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाया जाता है और पीछे की तरफ से हाथ बांध दिए जाते हैं हथकड़ी से। तब उसके दोनों हाथ पीछे हैं, सेल में उसको रखा जाता है। जेलर के हिसाब से अब लगता है कि वक्त आ गया है, फिर उसे सेल से निकाला जाता है। जहाँ पे जिस 4 बैरक में, जिस 4 सेल में इस वक्त मुकेश, पवन, अक्षय और विनय बंद है, वहाँ से फांसी कोठी की दूरी करीब करीब 120 से 130 कदम है। तो इस कदम के हिसाब से आप नापें तो चूँकि चाल तेज़ नहीं होती और इनको लगभग एक तरह से उठा के या घसीट के ही ले जाया जाता है, पैर काँप रहे होते हैं, तो मान के चलिए कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम। तो जैसे ही घड़ी लगता है कि अब 5:30 का वक्त नज़दीक आ रहा है और कम से कम 10 से 15 मिनट फांसी कोठी में भी चाहिए होता तैयारी के लिए, तो 4:15 के आसपास, 5:10 और 5:15 के आसपास इनको फिर सेल से निकाला जाता है। अब यहाँ पे इशू ये है कि एक कैदी हो जिसको फांसी देनी है तो उसको आप एक बार लेकर चले गए। यहाँ पे 4-4 हैं और हर कैदी के साथ 12 गार्ड अनिवार्य है जेल मैनुअल के हिसाब से। तो इन चारों के साथ 12 चौके 48 गार्ड और करीब 70 इस वक्त पहरेदारी कर रहे हैं। तो सेल से निकालने के बाद बारी बारी से चारों को जैसे ही लेकिन सेल से बाहर निकालते हैं, चेहरे पे काला कपड़ा डाल देते हैं ताकि वो उन रास्तों को ना देख सके और ये ना समझ सके कि क्या तैयारी चल रही, कहाँ पे फांसी देनी, क्या होना है। और फिर उसके बाद वो फांसी के तख्ते पे ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद एक करेक्शन किया मुझे जेल स्टाफ ने कि पैर में तब बेड़ियाँ उस वक्त तक नहीं बांधते हैं। जब फांसी के तख्ते पे पहुँच जाते हैं तब जल्लाद दाएं या बाएं तरफ से एक एक करके चारों के पैर में रस्सी बांधता है। रस्सी बांधने के बाद हाथ पहले ही से पीछे से बंधे हुए हैं, चेहरा पहले ही से ढका हुआ काले कपड़े से। उसके बाद गले में फंदा कसा जाता है। फंदा कसने के बाद जब सब कुछ रेडी हो जाता है, जल्लाद अपना लीवर के पास पहुंच जाता है और फिर जेलर जो है 5:30 का वक्त जैसे ही घड़ी में दिखता है, इशारे से अपना रुमाल नीचे गिराता है। जेलर और जल्लाद की आंखें एक दूसरे को देख रही होती हैं और उसी पल, जिस पल रुमाल गिरता है, जल्लाद लीवर खींच देता है और इसके बाद कहानी ख़त्म। 2 नई चीज़ें और पता चली, वो ये रंगा बिल्ला के बाद कुछ केसेस में जो भी तिहाड़ में उसके बाद जो फांसी हुई उसमें 8 से 15 मिनट तक, पहले यह था कि रंगा बिल्ला में आधे घंटे तक लाश झूलती रही थी, बट उसके बाद ये हुआ कि अफजल गुरु के भी केस में 8 से 15 मिनट तक फांसी का लीवर खींचने के बाद जब पैर नीचे कुएं में जाता है और झूलता है, दम निकल जाता है, तो 8 से 15 मिनट के बीच कोई भी एक वक्त ऐसा होता है जब पहली बार डॉक्टर ऊपर चढ़ता है और वो आला लेकर जाता है और धड़कन सबसे पहले चेक करता है। वो धड़कन के बाद फिर वो नब्ज़ देखता है। तो 8 से 15 मिनट, तो अगर 5:30 फांसी का वक्त है तो मान के चलिए कि 5:45 बजे के आसपास डॉक्टर चेक करेगा और चेक करने के बाद वो नीचे आता है और फिर वो डेथ सर्टिफिकेट साइन कर देता है, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ इन चारों के नाम पे। सिर्फ साइन करना है और टाइम लिखना है, वो 2 कॉलम खाली है, बाकी 4 डेथ सर्टिफिकेट ऑलरेडी तैयार है। डॉक्टर के बस साइन, मुहर और वक्त लिखा जाना बाकी है। इसके बाद इस डॉक्टर के साइन के बाद
तिहाड़ जेल ने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल यानी कि डीडीयू हॉस्पिटल जो तिहाड़ जेल के जुरिस्डिक्शन में आता है, वहाँ के डॉक्टरों से बात हो चुकी है। और पहले ये था कि तिहाड़ के अंदर ही पोस्टमार्टम होगा कि नहीं, लेकिन अब खबर ये आ गई है कि इन चारों की बॉडी को उतारने के बाद सुबह ही करीब 6 साढ़े 6 के बीच एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है और तिहाड़ जेल नंबर 3 से इन चारों की बॉडी को डीडीयू हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ पहले से ही डॉक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। और सुबह करीब 10 से 11 मैक्सिमम तक पोस्टमार्टम के बाद इन चारों की बॉडी इनके घर वालों को सौंप दी जाएगी। बट सुरक्षा कारणों से ये भी कोशिश की जा रही है कि इनके घर वाले जहाँ पे इनको ले जाना चाहें या अंतिम संस्कार करना चाहें, वो बॉडी वहाँ तक पहुँचा दी जाए। तो ऐसा भी एक, हालांकि इस पर अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये कहा गया कि हो सकता है बहुत सारे लोग गुस्से में हों तो कुछ और ऐसी चीज़ें ना हो जाए डेड बॉडी के साथ। तो इसीलिए वहाँ पे सुरक्षा कारणों से भी यह है कि किसी गुप्त जगह पे जहाँ पे भी परिवार वालों की मर्ज़ी से अंतिम संस्कार करना, वहाँ तक ये बॉडी को भेज दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों में 10 से 11 के करीब कहानी ख़त्म होगी और उसके बाद जेलर जो है वो फाइनल रिपोर्ट डेथ सर्टिफिकेट के साथ और बाकी चीज़ों के साथ एक फ़ाइल तैयार करके पटियाला हाउस कोर्ट में भेजेंगे। बहुत मुमकिन है कि ये कल ही भेज दें शाम तक, कि जो कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था उस पर तामील हो गई। इन चारों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे पूरे कानून के दायरे में रहते हुए सज़ाए मौत दे दी गई। तो ये है पूरी कहानी और इनकी रात की बेचैनी की। अभी भी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपको अपडेट देने की। पूरी रात इनकी कटेगी और पूरे जेल स्टाफ जो इस फांसी के प्रोसेस में शामिल है, उन्हें भी आज रात जागना है। वो सोएंगे नहीं, ये सब तभी सोएंगे जब सब कुछ ये हो जाएगा सुबह और उसके बाद। तो आज की रात न सिर्फ जल्लाद को जागना है, जेलर को जागना है, बल्कि जो फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं उनको वैसे ही नींद नहीं आनी है। तो कुल मिला के करीब पूरे आप काउंट करूं मैं, जो सिक्योरिटी और सब में लगे हुए हैं, तो करीब 100 से करीब तिहाड़ जेल के 100 स्टाफ आज पूरी रात जागेंगे सुबह 5:30 बजे के इंतज़ार में। और जब ये फांसी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगी तभी शायद उनको भी सुकून मिलेगा और उनकी भी छुट्टी होगी। दीपक बैठा हुआ है, जो भी सवाल हैं आप फटाफट बताओ। सर ब्रह्मदत्त और कई लोगों का सवाल है सर, क्या आप कवरेज के लिए जाएंगे तिहाड़ जेल? ब्रह्मदत्त जी, मैंने शुरू में ये बताया और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मुझे कोरोना की वजह से मुझे भी इसकी मार पड़ी। मुझे तिहाड़ जेल जाना था, निकलना था, आज कहानी नहीं सुनानी थी, लाइव वहीं से करनी थी, लेकिन चूँकि सैनिटाइज़ किया गया है, हमारे दफ्तरों को भी, कुछ दफ्तरों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, तो उसमें यह है कि मैं तिहाड़ जाऊंगा और वहाँ बाकी चैनल के भी रिपोर्टर्स होंगे, आम लोग भी होंगे, तो उनके बीच रह के फिर इसी बिल्डिंग में कल वापस आऊँगा। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो बाकी लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुँच सकती हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पर बॉस का ऑर्डर था कि मैं तिहाड़ नहीं जाऊँगा, बल्कि यहीं आज तक मैं स्टूडियो में रहूँगा और यहीं से सब कुछ लाइव करूँगा। तो इसीलिए मैं 11 बजे से यहीं हूँ, आज तक पे लगातार रहूँगा। बीच बीच में मैं क्राइम तक पे भी आऊँगा और क्राइम तक पे पूरी रात जो है अपडेट देने के लिए मैंने सुप्रतिम बनर्जी, तंसीम हैदर, अनुज मिश्रा, इन सब को रोका हुआ है। दीपक भी यहीं है, तो आपको अपडेट देते रहेंगे सुबह तक, जब तक कि सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती। सर आपने बताया आखिरी ख्वाहिश को पूरी की जाती है, क्या आखिरी ख्वाहिश में जेल से बाहर घूमने को भी इजाज़त मिल सकती है? ये है नसरुद्दीन अली। नसरुद्दीन साहब, आखिरी ख्वाहिश का सिर्फ ये मतलब होता है कि जो कानून के दायरे में रहते हुए, आखिरी ख्वाहिश का मतलब है कि अगर वो सेल के अंदर बंद है और वो कहता है कि मुझे टहलना है, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि गार्ड और सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, तो उसको सेल के बाहर निकाल के टहला सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसी कोई ख्वाहिश होती नहीं है। जो ख्वाहिश अगर एक चाय पीने की है, बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो कानून के दायरे में है, वो कर दी जाती हैं। कई बार ऑफ द रिकॉर्ड ये भी है कि कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी जो इलीगल हैं, जो जेल के अंदर नहीं पहुंच सकती हैं, जेलर बाकी स्टाफ होता है कि पता तो चलता नहीं है, चलो यार मर रहा है तो इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। ऐसा भी कई बार हुआ है। जैसे सिगरेट जेल में अलाउड नहीं है, लेकिन कोई अगर स्मोक करता है बहुत ज़्यादा और ऐसे वक्त में और ज़्यादा वो परेशान टेंशन में है, तो ये लगता है कि चलो इसको कूल करने के लिए इसको सिगरेट ही दे दो। तो ऐसा होता है, लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं। सर अभिषेक जी का सवाल है, क्या फांसी हमेशा सीसी क्यों दी जाती है? क्यों दवाई या इंजेक्शन देके इन्हें कम पेनफुल बनाया? अभिषेक जी, ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका है। हमारे यहाँ शुरू से अंग्रेज़ों के ज़माने से फांसी फंदा देकर है। कहीं जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, कहीं गोली मारी जाती है, कहीं कुछ और होता है, लेकिन अलग अलग है, रूल है। सर इमरान खान का सवाल है कि सर मुंह से आवाज़ नहीं आती जब इंसान को लटकता है, तो क्या मुंह पे कोई कपड़ा या रुमाल ठूस दिया जाता है उनके? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुंह पे कपड़ा और रुमाल ठूसने की कोई परंपरा नहीं है। मुंह से आवाज़
तब तक वो चीखने चिल्लाने की आती है, रोने की आती है, माफ़ी मांगने की आती है, छोड़ने की आती है, गिड़गिड़ाने की आती है। लेकिन एक बार जैसे ही लीवर खिंचता है और गले में फंदा कसता है तो जाहिर सी बात है फिर आपकी चीख नहीं निकलती, दम घुट जाता है, तो आप उस वक्त कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन उससे पहले वो सारी चीज़ें होती हैं, वो चीखता, चिल्लाता, गिड़गिड़ाता, रोता, सब कुछ है। सर नाइट वॉट एक आइडिया पूछ रहे हैं कि सर काला कपड़ा क्यों पहनते हैं? नाइट वॉच ये जो काला कपड़ा पहनाते हैं ख़ास तौर पर, उसकी एक दो वजह है जो जेल मैनुअल में और जो जेलर हैं बाकी चीज़ों ने जो बताया था, इवन सुनील गुप्ता जी ने जो बताया था, जब फांसी के तख्ते पर ले जाते हैं और फांसी पे चढ़ाया जाता है तो आदमी वैसे ही बहुत घबराहट में होता है और एक तरह से उसकी हालत का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि आप के यूरिन पास हो जाते हैं, टॉयलेट पास हो जाता है, तो उस चक्कर में काले कपड़ों में वो चीज़ें जो हैं दिखती नहीं है। ख़ास मकसद यही रखा गया। इसके पीछे मैंने भी जानना चाहता कि काला कपड़ा काला ही क्यों, तो बताया गया कि वो इस वजह से कि वो उस वक्त ये चीज़ें साफ नज़र नहीं आती, दिखती नहीं है, उस रंग में छुप जाता है, तो काला कपड़ा पहनाने का मकसद ही यही होता है। सर कृष्णा राव जी कह रहे हैं और कई लोगों का सवाल है सर, इस केस की खत्म होने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये मामला कितना खिंच सकता है और कितना महंगा पड़ सकता है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये रिपीट मोड में नहीं लग रहा आपको? देखिए रिपीट मोड में है, टाइम लगा, हम सब जानते हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन क्या करें, जो कानून में सारी चीज़ें हैं, जो कानून में कहा गया उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा था। जो लूपहोल्स थे उसका फ़ायदा उठाया गुनहगारों के वकील ने। लेकिन आने वाले वक्त में इस केस से नज़ीर इस केस से एक एग्जाम्पल सेट होगा, हो सकता है जो कमियाँ हैं कानून में वो दूर हो। सर मुख्तार जी कह रहे हैं कि हमारे देश में पॉइजन या किसी इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए मतलब मौत क्यों नहीं दी जाती है, कि फांसी का ही क्यों तरीका एक अपना रखा है? मैंने आपको जैसे कहा मुख्तार साहब कि इसमें सिंपल सा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे यहाँ फांसी का चलन है, तो हमारे यहाँ फांसी का चलन है। कुछ देश में गोली मारने का, कुछ देश में सर कलम करने का, कुछ देश में इंजेक्शन देने का, कुछ देश में इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाने का, तो अलग अलग है। अब ये बहस की बात हो सकती है कि वहाँ इलेक्ट्रिक चेयर पे ही क्यों बैठाते हैं, उनको फांसी दे सकते हैं, या कहीं कह सकते हैं इनका गला क्यों काटते हैं, इनको गोली मारी जा सकती है, तो अलग अलग है। लेकिन अब इसके पीछे की क्यों बदल, ये एक पॉलिसी है, तो पॉलिसी बदलने के लिए तो अब सरकार को देखना पड़ेगा कि ये फांसी का तरीका सबसे, वैसे ये कहा जाता है कि शायद फांसी का तरीका बाकी सारी चीज़ों में से मतलब कम क्रूरतम या कम तकलीफ दे है। उसमें यह कि फांसी के फंदे में जब झूला जाता है, अगर वो जैसे ही आप वेल के अंदर जाते हैं, लीवर खिंचता है, तो अगर फ़ौरन गर्दन की हड्डी टूट गई तो सबसे कम तकलीफ दे मौत होती है, क्योंकि वो सेकंड के 100वें हिस्से का खेल होता है। इधर हड्डी टूटी और सेकंड के 100वें हिस्से में, लेकिन अगर गलती से फंदे पे झूलने के वक्त लीवर खींचने के बाद हड्डी नहीं टूटी तो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मौत होता है, फिर वो दम घुट के निकलता है। तो ये भी एक पहलू है। सर अरुण कुमार जी समझना चाह रहे हैं कि सर किसी एक मामले में एक आरोपी 2 अपराध करता है, जैसे लूट किया, लूट में से 10 साल की सजा हुई और दूसरे में फांसी हो गई, तो क्या फांसी के लिए 10 साल रुकना पड़ेगा? नहीं अरुण कुमार जी, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है पहले उसकी तरफ जाएंगे। अब इसमें यह है कि अगर मान लीजिए एक 10 साल की फांसी हटा देता हूँ और एक में 15 साल की है, तो फिर यह है कि वो 15 साल से पहले बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 15 मैक्सिमम है। उसी तरीके से एक 10 साल की सज़ा लूट में हुई और फांसी भी हो गई, तो वो 10 साल उसकी फांसी के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा बड़ी सज़ा फांसी है, तो वो पहले फांसी के ऊपर जाएंगे। तो फांसी होगी, उस 10 साल की सज़ा उसको बचा नहीं सकती। सर सौरभ त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, सर जो आपने कल बताया था कि डमी को फांसी दिया जाता है, तो क्या वही रस्सी इन्हीं भी इन पर? नहीं सौरभ जी, मैंने आपसे कहा था कि डमी की रस्सी जो है कई बार अलग अलग होती है। हाँ, जिससे फांसी दी जाती है उस रस्सी को भी डमी में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसीलिए रस्सी एक्स्ट्रा रखी जाती है। जैसे यहाँ पे हर एक के लिए 3-3 रस्सी का सेट रखा गया है, तो अगर एक टूट जाए दूसरा कुछ हो जाए, और डमी के लिए कुछ एक्स्ट्रा रस्सी भी रखते हैं, सेम उसी कैटेगरी का, सेम सारी मनीला रूप होती है। लेकिन डमी रस्सी जिससे सक्सेसफुल होता है उस रस्सी से भी फांसी दी जा सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सर अनंत तिवारी जी का सवाल है, क्या आपने जो हाई कोर्ट में याचिका एप्लीकेशन दी थी उसका क्या हुआ सर? आनंद जी, मैंने आपको बताया ना, भूल गया, मेरे पास वो पूरे तिहाड़ जेल से एक 4 पन्ने का लेटर आया। तिहाड़ जेल ने एक अपने स्टाफ को घर भेजा, चूँकि मेरे घर का एड्रेस था उस पर, और वो लेटर परसों आया। हाई कोर्ट में मैटर था, हाई कोर्ट ने कहा था कि आप तिहाड़ जेल जो है 3 दिन में जवाब दे कि क्यों ना इन चारों से मिलने दिया जाए, क्योंकि एक रिसर्च वर्क है और ये वो। तो तिहाड़ जेल का उस पर जवाब आया कि हम इसको इसलिए नहीं दे सकते कि 14 दिन की मोहलत जो है वो शुरू हो चुकी है और फांसी की सज़ा ऑलरेडी डेथ वारंट निकल चुका है, और इससे फिर गलत परंपरा पड़ेगी, फिर आने वाले केस में भी होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने रिप्लाई किया, तो एक कॉपी मुझे भी भेजी, एक मेरे सहयोगी संजय शर्मा को भी भेजी जो कोर्ट कवर करते हैं। लेकिन उस कॉपी को फिर हमने कल हाई कोर्ट में
चैलेंज किया उनके इस जवाब को, तिहाड़ को, जिस पे आज सुनवाई हुई और आज दोपहर को उसमें लंबी सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली सरकार के वकील भी थे। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि ये गलत परंपरा पड़ जाएगी और इसमें फिर ये होगा कि हर बार बाकी सारे मीडियाज़ जो हैं, अलग अलग चैनल, अलग अलग बार, वो सारे फिर शिकायत भी करेंगे कि एक को दिया तो दूसरे को क्यों नहीं दिया, और इससे कई सारी चीज़ें और होंगी और फिर उससे कई बार मुश्किल भी सिचुएशन आ सकती है। तो एक गलत परंपरा बन जाए, उसको रोकने के लिए इजाज़त न दी जाए। तो आखिर में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील को माना और हमारी उस अर्जी जो मुलाकात की थी, हालांकि हमने कहा था कि विद कैमरा, विदाउट कैमरा, विद ऑडियो, विदाउट ऑडियो मिलने के लिए दे दिया जाए, उसको खारिज कर दिया गया। सर, आपने प्रॉमिस किया था कि फांसी होने के बाद पवन जल्लाद को लेकर आएंगे। हाँ, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आज फांसी का है, आप पवन जल्लाद को ले आओ। तो भैया मैं आप सभी से लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पवन जल्लाद इतना बिजी हैं, 2 दिन से तिहाड़ के अंदर है, मैं तिहाड़ से निकाल के उनको नहीं ला सकता हूँ। लेकिन फांसी के बाद उन्होंने वादा किया है और मैंने भी कहा है कि जो चीज़ें एक, क्योंकि हर पेशे में कुछ गोपनीयता भी होती है, कुछ कानूनी बंदिश भी होती है, तो मैंने कहा ऐसी चीज़ें जो ना लीक करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जिसको नहीं पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें अगर आप बताते हैं तो बेहतर है। तो उम्मीद यही है, आप नाउम्मीद मत होइए, पवन जल्लाद इस फांसी के बाद ज़रूर आएंगे और आपको फिर वो पूरी कहानी मैं उनसे आपको सुनाऊँगा। सर, अनूप जोशी जी का सवाल है, फांसी के वक्त कौन कौन वहाँ पे मौजूद होता है? अनूप जोशी जी फांसी के वक्त कायदे से टोटल 18 लोग गवाह होते हैं एक फांसी के। एक जल्लाद, एक स्वीपर, 2 हो गए, एक डॉक्टर 3, एक मजिस्ट्रेट जो डीएम हो सकता है या एसडीएम हो सकता है। तो डॉक्टर, स्वीपर 2, जल्लाद 3, मजिस्ट्रेट 4, एक जेलर 5, डिप्टी जेलर 6, इसके अलावा 12 गार्ड होते हैं जिसमें से 10 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल या फिर 12 के 12 आर्म्स गार्ड। तो 12 और 6 18 लोग एक फांसी के विटनेस होते हैं। अब यहाँ पे तिहाड़ में पहली बार ऐसा हो रहा कि एक साथ 4 फांसी हो रही है, हर एक के लिए ये 12-12 गार्ड मस्ट है। तो 12 चौके 48 हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 48 ये लोग होंगे क्योंकि 4 को आपको हैंडल करना है। लेकिन 4 हो तो डीएम की भी एक ही ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की भी एक ही ज़रूरत पड़ती है और जेलर और डिप्टी जेलर तो होंगे ही, जल्लाद भी एक ही है। हाँ, जल्लाद की हेल्प करने के लिए तिहाड़ जेल के जो ऑफिशियल है, चूँकि तिहाड़ की इंटरनल सिक्योरिटी जो है पूरी वो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के पास है, तो उनके भी कुछ लोग इसमें पवन जल्लाद की मदद कर सकते हैं। सर, दर्शन जी पूछ रहे हैं कि आपने बताया स्वीपर होंगे वहाँ पे, स्वीपर का क्या काम है? स्वीपर का मैंने क्या आपको बताया, काले कपड़े पहनने की आपने बात की थी। कई बार ऐसा होता है कि फांसी देते वक्त कुछ चीज़ें अजीब से हो जाती हैं। कई बार मैंने कहा कि अगर वो गर्दन टूट जाए हड्डी तो फांसी बड़ी इजी मौत होती है, नहीं होती है तो कई बार ये होता है कि अगर वेट, रस्सी की लंबाई सही नहीं नापी आपने, वेट के हिसाब से आपने सही चीज़ें, फंदा नहीं कसा है, तो कई बार कई अजीब अजीब चीज़ें हो जाती हैं। कई बार कट हो जाता है। मैंने 1-2 बार कहा कि फांसी के फंदे के दौरान गला ही पूरा अलग हो गया, कट के धड़ नीचे रह गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वीपर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फांसी देते वक्त जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यूरिन पास हो जाता है, टॉयलेट निकल जाता है, तो वहाँ पे भी फिर स्वीपर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं सब वजहों से स्वीपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस पूरे फांसी के इसमें। सर, क्या आपको नहीं लगता कि निर्भया के माता पिता को भी वहाँ पे मौजूद होकर फांसी देखनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी मन को शांति मिलेगी? मुझे लगता है कि मौत देखना आसान काम नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि वो दिमाग में आपके हमेशा रहता है। मैं इसको वैसे ही आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया में जितनी तरह की लाशें हो सकती हैं मैंने सब देख रखी हैं, कटी फटी, बिना सर के, बिना धड़ के, पता नहीं कैसे कैसी। तो वो महीनों तक आपके दिमाग में रहती है वो चीज़ें, वो इमेज निकलती नहीं है। तो ये है, हालांकि निर्भया की माँ ने ये सब चीज़ें मांग की थी, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है और अपने देश में तो वैसे ही है कि फांसी आप आम लोगों के सामने नहीं कर सकते हैं, जो ज़रूरत के लोग। इसीलिए बाकायदा जेल मैनुअल में लिखा है कि फांसी के वक्त कौन कौन मौजूद हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली जेल मैनुअल के हिसाब से 18 लोगों के अलावा 19वां कोई नहीं हो सकता। सर, अमित अग्रवाल जी का सवाल है, अब तलाक वाले केस का क्या होगा? तलाक का मैंने आपको पहले ही बताया था, अमित की तलाक का इस क्रिमिनल केस से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सिविल मैटर है और उस सिविल मैटर का इस फांसी को, तलाक से कोई मतलब नहीं था। बल्कि उल्टा ये था कि ये कोर्ट को भी मालूम था कि एक तरह का एक हथकंडा था फांसी टालने के लिए और फांसी की तारीख आगे बढ़ने के लिए। इसलिए भी और ये केस दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के औरंगाबाद की कोर्ट में चल रहा था।
तलाक का, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता और उसमें होना नहीं था। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि बहुत सारा काम करना है और सुप्रीम कोर्ट की अभी इस फैसले पे भी नज़र रखनी है। कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। बनर्जी, हैदर और अनुज मिश्रा ये सब लगातार होंगे आज आपको पूरी रात कोशिश है कि आपको सारी अपडेट देता रहूँ। मुझे भी जब जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। और क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या होता है, फांसी सुबह पक्का है कि हो ही जाएगी या अभी भी कुछ तमाशा ड्रामा बाकी है, इसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं रात को, फिर कल भी मिलते हैं। अपना ख्याल